नमस्कार, वेलकम टू यंग इंडिया। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं अपने शहीदों को, आज़ादी के दीवानों को, उन सभी को जिन्होंने बचपन से ही अपने देश को आज़ाद करवाने का सपना देखा। भारत माता के लिए हंसकर अपनी जान दे देने वाले इन वीरों की गाथा आज सुनाते हैं आपको। सबसे पहले बात शहीद भगत सिंह की। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेला करते हैं, उस उम्र में वो देश की आज़ादी की लड़ाई में लगे थे। अपनी माँ की आंखों के तारे भगत सिंह के बचपन की कहानी कुछ ऐसी थी, देखिए। भगत सिंह बड़े वीर, साहसी और निडर थे। उनकी हिम्मत को देखकर उनसे बड़ी उम्र वाले बच्चे भी घबराते थे। एक बार की बात है, तपती धूप, सर पर सूरज का साया और बालक भगत अपने पिता के साथ खेत में घूमने के लिए चल दिए। खेत में जाने के बाद भगत ने अपने पिता से सवाल पूछा, पिताजी, ये खेत में आप लोग क्या करते हैं? तो भगत सिंह के पिता ने कहा, हम लोग बीज बोते हैं, इससे फसल की उपज होती है और ढेर सारा अनाज होता है और उसी अनाज से हम अपना पालन पोषण करते हैं। इस पर भगत सिंह ने अपने पिता की बात काटते हुए दोबारा सवाल किया कि अगर ऐसा है तो आप लोग खेत में बंदूकें क्यों नहीं उगाते? इस पर पिता ने पूछा कि हम इन बंदूकों का करेंगे क्या? फिर भगत सिंह ने जवाब दिया कि जब बंदूकें बड़ी हो जाएंगी तो इसे हम अंग्रेजों को मारने के काम में लाएंगे। जब बालक भगत के पिता ने छोटे से बच्चे के मुंह से ये बात सुनी तो वो हैरान रह गए। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में देशभक्ति की भावना और बढ़ती गई। आगे भगत सिंह बड़े होकर न जाने कितने ही क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लिया। देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले शहीद आजम भगत सिंह ने हमेशा अपनी मां की ममता से ज्यादा भारत मां के प्रति अपने प्रेम को तवज्जो दी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके, जिसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने खुद की गिरफ्तारी दी और उन पर मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले भगत सिंह आखिरी बार अपनी मां श्रीमती विद्यावती कौर से मिले। तब उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मेरा शव लेने आप नहीं आना, छोटे भाई कुलबीर को भेज देना, क्योंकि यदि आप आएंगी तो रो पड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि लोग यह कहें कि भगत सिंह की मां रो रही है। बहादुरी की ऐसी मिसाल दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। जब क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी का गीत गाने लगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वीर क्रांतिकारियों के तराने को सुनकर बाकी सभी कैदी जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे लगाने लगे। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। यही वो दिन था जब भारत में अंग्रेजी शासन के अस्त होते सूरज की शुरुआत हुई। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी शहादत में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक और कारण साबित होगी और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसे वीर को हमारा सलाम। भगत सिंह की तरह चंद्रशेखर आजाद भी रहे। अपना नाम ही आजाद रख लेने वाले चंद्रशेखर वीरता की निशानी थे। 14 साल में चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के आंदोलन में जुड़े और गिरफ्तार कर लिए गए। फिर जज के सवालों का जवाब उन्होंने दिया। वह साफ करता है कि आजादी का सपना कैसे उनकी आंखों में बस चुका था। आजाद रहे हैं, आजाद रहेंगे।
चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा में हुआ, जो आज अलीराजपुर जिला है। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था। उन्होंने अपना उपनाम आजाद रख लिया और यही उनकी पहचान बना। उनका नाम आजाद कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कहानी है। चंद्रशेखर आजाद का परिवार चाहता था कि उनका बेटा संस्कृत का विद्वान बने, इसलिए चंद्रशेखर को अभ्यास के लिए बनारस के काशी विद्यापीठ भेज दिया गया। तब चंद्रशेखर आजाद की उम्र महज 15 साल थी। काशी में भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। संस्कृत कॉलेज में चंद्रशेखर भी धरना दे रहे थे कि अचानक पुलिस वहां आई और उसको गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर के अलावा बाकी सभी विद्यार्थी उम्र में बड़े थे और उन्हें कठोर कारावास की सजा दी गई। पर चंद्रशेखर को विकल्प दिया गया कि वो अगर माफी मांग लें तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। लेकिन चंद्रशेखर तो चंद्रशेखर थे, कहां मानने वाले थे। जब चंद्रशेखर को जज के सामने लाया गया तो नाम पूछने पर, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारा पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। तुम्हारा घर कहाँ है छोकरा? जेल खाना। इस उत्तर पर जज ने उन्हें 15 बेतों की सजा सुनाई। अदालत इस बदमाश को 15 बेत लगाने की सजा सुनाती है। बेंत भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ये पतले और लंबे कसूरी बेंत होते थे। कैदी को बांध दिया जाता था और फिर जोर जोर से ये बेंत बरसाए जाते थे, इतनी ताकत से कि पीठ की पूरी चमड़ी उतर जाती थी। बड़े से बड़ा अपराधी इस सजा से घबराता था, पर ये तो चंद्रशेखर थे। उनके ऊपर पड़ने वाली हर बेंत पर आजाद की वंदे मातरम की गगनभेदी आवाज और आसपास के लोगों में जोश भर देती थी। आज जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, तो अक्सर भूल जाते हैं कि यह कितने मुश्किल से मिली है। अंग्रेजों से अपने देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने में भारत के हर प्रदेश के लोग शामिल थे, लेकिन एक का बलिदान सबकी आंखें नम कर गया। वो थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस बस कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर आए थे और हरिन पांड्या के नाम से मोतीझील इलाके की एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे। दुश्मन की एक एक हरकत पर उनकी निगाह थी और जैसे ही दुश्मन की बग्घी खुदीराम बोस की निगाह में आई, खुदीराम बोस का हाथ चल पड़ा और बम निशाने पे लगा। फिर क्या था, दुश्मन की बग्घी हवा में उड़ते हुए राख हो गई। पर जो बग्घी उस रात राख हुई, उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं थे, बल्कि एक दूसरे अंग्रेज बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी का परिवार था। पर यह काफी था उस रात अंग्रेज सरकार की नींद उड़ाने के लिए। तुरंत घोषणा की गई कि आरोपी को पकड़ने वाले को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वाइनी स्टेशन के पास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख 13 जून। खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेज जज के फैसले को सुनकर खुदीराम बोस घबराए नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर शिकन नहीं, खुशी थी। जज ने उनके मुस्कुराते चेहरे को देखा और पूछा, क्या तुम फैसले को समझ पाए हो? खुदीराम ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया। तारीख 11 अगस्त 1908। भारत के इस युवा क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब इन्हें फांसी दी गई तो उनके चेहरे पर खुशी थी, हाथ में गीता और जुबां पर आजादी शोभा बढ़ा रही थी। बंगाल के बाद
बात करते हैं झारखंड की। बिरसा मुंडा का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया और लगान वापसी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को मजबूर किया, यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। लेकिन वो पकड़े गए और उनके साथियों के साथ उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी वे न तो अंग्रेज़ों के सामने झुके और न ही पीछे हटे। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही थीं, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था और उन्हें दोगुना लगान देने पर मजबूर किया जा रहा था। बचपन से ही बिरसा मुंडा के अंदर अंग्रेजों के लिए विरोध की ज्वाला धधक रही थी। जब वो 16 से 17 वर्ष के थे तो उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीति का विरोध करते हुए अपने मित्र भाइयों को जागरूक किया। उन्होंने नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो, अपना साम्राज्य स्थापित करो। धीरे धीरे आदिवासियों के हितों के लिए उनका विद्रोह इतना उग्र हो गया था कि उन्हें लोग धरती अवा यानी धरती पुत्र कहकर पुकारने लगे। बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। 9 अगस्त सन 1895 को पहली बार बिरसा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके बाकी साथियों ने उन्हें रिहा करा लिया। 24 दिसंबर 1899 को मिशन उलगुलान को अंजाम दिया गया। रांची से चाईबासा तक के 400 वर्ग मीटर के इलाके में पुलिस चौकियों, ईसाई मिशनरीज और गोरे अफसरों के क्लबों पर तीरों की ताबड़तोड़ बारिश की गई। सर्वदा ईसाई मिशन का गोदाम जला दिया गया। खूंटी थाने में 2 पुलिस वालों को घायल कर दिया गया। बिरसा और आदिवासियों के तीरों की मार के आगे अंग्रेजों के हौसले पस्त हो रहे थे। आखिर में हजारीबाग और कलकत्ता से सेना बुलाई गई। डोंबारी की पहाड़ी पर 8 जनवरी 1899 को भयंकर संग्राम हुआ। अंग्रेजी सेना के सामने सीना तान कर खड़े थे 4000 मुंडा आदिवासी। कहते हैं इसमें 400 मुंडा शहीद हो गए। जंग इतनी भीषण थी कि सैलर कप पहाड़ की मिट्टी में आज भी हम आदिवासियों के रक्त को महसूस कर सकते हैं। बिरसा को बाद में पकड़ लिया गया। बिरसा के 400 साथियों में से 17 ने जेल में ही दम तोड़ दिया। बिरसा को जेल में भयंकर यातनाएं दी गईं। 9 जून 1900 की सुबह बिरसा को खून की उल्टियां होने लगीं और महज 25 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मृत्यु का कारण एशियाटिक हैजा बताया गया, लेकिन कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें जहर देकर मार डाला था। बिरसा मुंडा को आज भी आदिवासी अपना मसीहा मानते हैं। आज़ादी के दीवानों के बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर हम सभी को गर्व है, और ऐसे ही भारत माता के सच्चे सपूत थे अशफाक उल्लाह खां, जिनका जीवन माँ भारती के लिए था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भारतीय आजादी में अशफाक उल्लाह खां का त्याग और योगदान हमारी युवा पीढ़ियों के लिए एक अनुपम मिसाल है। बात उस समय की है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। एक बालक के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। वो उन लोगों की बराबर मदद करता था जो आजादी के दीवाने थे और गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए जी जान से जुटे थे। उसकी मां ने अपने बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। साथ ही उस मां के मन में ये डर भी समाया हुआ था कि कहीं उसका बेटा पुलिस के हाथ में पड़ जाने पर घबरा ना जाए और उन लोगों के नाम पते ना बता दे जो छिपकर देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे। एक दिन मां ने लड़के को अपना डर बताया तो उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, मां तुम बेफिक्र रहो, मैं घबराऊंगा नहीं। बालक फिर भी बालक था। मां को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो बोली, मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। इसके बाद मां ने एक दिया जलाया और कहा, इस पर अपनी हथेली रख दे। लड़का एक क्षण भी नहीं झिझका और वो अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। उसने फौरन अपनी हथेली जलती बत्ती की लौ के ऊपर रख दी। हथेली जलती रही पर उस बालक के मुंह से उफ तक नहीं निकली। वो लगातार मुस्कुराता रहा। बालक का हौसला देखकर मां का जी भर आया। उसने उसे सीने से लगा लिया
और दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। लड़का अपने काम में दोगुने उत्साह से जुट गया। आगे चलकर यही लड़का अशफाक उल्लाह खां भारत का महान क्रांतिकारी बना। जब काकोरी केस में अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा मिली और उसके गले में रस्सी का फंदा डाला गया, तब वो ऐसे प्रसन्न था मानो उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। वो हंसते हुए गाता था, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंशी बजा बजा कर तेरा भजन करूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। यह लिखने वाले बिस्मिल आज भी हमारी यादों में है। काकोरी कांड के बारे में आप सबने सुना होगा। इस कांड में जुड़े आज़ादी के मतवाले थे बिस्मिल। एक शायर, लेखक और पहलवान भी थे राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल जो बचपन से ही शरीर और कलम दोनों से ही लड़ते रहे। वीरता और विश्वास का पर्याय थे राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रह चुके थे। कहते हैं जब उनको फांसी होने वाली थी तब हवालात में उनके सामने 2 बार ऐसे मौके आए जब वो हवालात से भाग सकते थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने भागने के बारे में सोचा तब उनकी सुरक्षा में तैनात सिपाही कुश्ती देखने में व्यस्त था। उन्होंने सिपाही से पूछा, क्या तुम आने वाले तूफान के लिए तैयार हो? ये सुनकर सिपाही उनके मन में आए विचार को समझ गया। सिपाही जानता था कि अगर बिस्मिल ने कुछ सोच लिया है तो पूरा करके भी दिखा देंगे। इस पर सिपाही ने बिस्मिल से प्रार्थना की कि अगर आप यहां से भाग गए तो आपकी निगरानी ना कर पाने की वजह से मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी इस बात पर बिस्मिल ने हवालात से भागने का विचार त्याग दिया। दूसरा मौका उनको तब मिला जब शौचालय जाने के लिए उनके हाथ खोल दिए गए थे। उन्होंने सिपाही से पूछा, तुमने मेरे हाथ तो खोल दिए हैं, ऐसे में अगर मैं भाग गया तब क्या करोगे? इस पर सिपाही ने कहा कि आप क्रांतिकारी हैं, कोई चोर या डाकू नहीं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप भागोगे नहीं। उसकी ये बात सुनकर बिस्मिल के मन में आया कि जो सिपाही विश्वास करके इतनी स्वतंत्रता दे रहा है उसके साथ विश्वासघात कभी नहीं किया जाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने जेल से भागने का विचार त्याग दिया और हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। दोस्तों, हमारे भारत की आज़ादी में बच्चे, बूढ़े, नौजवानों सभी ने कुर्बानी दी, लेकिन बच्चों की वानर सेना को कौन भूल सकता है। इस वानर सेना की सदस्य थी हमारी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी। आज जब हम विदेशी कपड़े और सामान पहनकर खुश होते हैं, आपको पता है अपने देश से प्यार करने वाले इन बच्चों ने तय किया कि वो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लेंगे और इसके लिए उन्होंने सभी विदेशी सामानों का उपयोग बंद कर दिया। इस आंदोलन में 4-5 साल के बच्चों ने भी भाग लिया और अपनी प्यारी चीज़ों को भी आग के हवाले कर दिया। देश की आज़ादी में बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी ने अपनी कुर्बानी दी और देश को आज़ाद कराने के लिए बच्चों की वानर सेना का भी बड़ा योगदान रहा। और इसी वानर सेना की सदस्य थीं हमारी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी। आज़ादी से पहले हालात अलग थे। उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था और देश को आज़ाद कराने के लिए ज़रूरी था कि विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाए और आत्मनिर्भर बना जाए। इस रणनीति के तहत ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना था ताकि भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाई जाए और भारत के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। यह ब्रितानी शासन को उखाड़ फेंकने और भारत की समग्र आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए अपनाया गया साधन था। इसके लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में लोगों ने जोर शोर से भाग लिया।
5 साल की इंदिरा गांधी भी यही चाहती थीं कि वो विदेशी सामानों का बहिष्कार करें। इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड से आई हुई अपने सबसे प्यारी गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। शहीदों और उनके त्याग को याद कर आज भी आंखें भर जाती है। अपने इन शहीदों को नमन करते हुए आइए हम भारत माता की सेवा कर संकल्प ले। जाते जाते आपको भगत सिंह के इस मनपसंद गाने के साथ छोड़ जाता हूँ। नमस्कार। रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। निकले हैं वीर जी आले, यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान गवाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं ये दुनिया को बदलाने, मर के कैसे जीते हैं ये दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी